हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सुबह इस्माइल और आप देख रहे हैं हमारा ब्लाउज कपर रिएक्शन यूट्यूब चैनल और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इकोनॉमी कंपैरिजन। जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान 1947 से लेकर अब तक इकोनॉमी की दौड़ में कैसे आगे पीछे रहे, कौन सा मुल्क किस वक्त कामयाबी की तरफ आगे बढ़ा, क्या हालात है, क्या सिचुएशन रही, किसने इमदाद की, किसने अपनी मेहनत का लोहा मनवाया। बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर हैं, एक बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। नमस्कार दोस्तों। आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते होंगे कि सोचने पर कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक समय आज़ाद हुए थे ब्रिटिशर से, लेकिन उसके बाद से जो पूरी इकोनॉमिक हिस्ट्री रही है दोनों देशों की, वो किस प्रकार से रही है। और इसी को लेकर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर डिस्कशन किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, आप देख सकते हो, ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज मच वी कैन लर्न फ्रॉम आवर पास्ट एंड फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की भी अगर आप इकोनॉमिक हिस्ट्री देखोगे तो काफ़ी अप डाउन रही है, जिसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और हमारी किस तरह की पूरी इकोनॉमिक हिस्ट्री रही है जीडीपी पर कैपिटा को लेकर, उसको भी हम देखेंगे। और लास्ट में समझेंगे कि इससे हम सीख क्या सकते हैं, इससे हमें लेसन्स क्या मिलता है आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये कौन ड्राइव करता है, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता कैसे है, बेसिकली क्या कारणों की वजह से होता है। क्योंकि इसका आपको सिंपल आंसर नहीं मिलेगा। कई सारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, वो इसी में प्री ऑक्यूपाई रहते हैं हर समय कि आखिरकार मेन कारण क्या है इसका। तो यहां पर जनरल चीजों को देखने के बजाय हमें यहां पर दो चीजों से यहां पर हम सीख सकते हैं। सबसे पहला चीज बोला गया है कि जो हमारा देश है या फिर कोई भी देश है, उसको अपने पास्ट से लगातार सीखना चाहिए। पास्ट में हमने क्या किया था, क्या दिक्कतें थी, क्या प्रॉब्लम थी, उसको देखते हुए हमें फ्यूचर की चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। और साथ में हम यहां पर अपने देश को किसी दूसरे देश के साथ कंपेयर कर सकते हैं जिसकी भी इकोनॉमिक हिस्ट्री, जो पूरी हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, लगभग सेम हो। और यहां पर आप देखोगे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत और पाकिस्तान से अच्छा यहां पर किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, और कोई एग्जांपल आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि दोनों देश का जो पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंस का हिस्ट्री रहा है 73 इयर्स का, इसमें हमें कई सारे एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम अपने वीडियो में जो भारत की इकोनॉमिक फेजेस हैं, हिस्ट्री है, उसको देखेंगे, फिर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करेंगे, और फाइनली थर्ड हम देखेंगे यहां पर कि क्या सीखने को मिलता है हमें इससे। तो सबसे पहले यहां पर अब हम देखते हैं दोस्तों, जो भारत का इकोनॉमिक फेज है, इसको यहां पर जो आर्टिकल लिखा गया था, इसको टोटली 5 फेज में डिवाइड किया गया है। 5 डिस्टिंक्ट फेज में इंडियन इकोनॉमिक फेजेस को डिवाइड किया गया है। और सबसे पहला फेज हम बात करते हैं रिगार्डिंग नेहरूवियन पीरियड के बारे में। ये जो फेज है दोस्तों, ये 1950 से लेकर 1965 के बीच का फेज बताया गया। नेहरू जी इसको लीड कर रहे थे पूरे फेज को, और ये समय था स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अगर आपको याद हो तो सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था, और महालनोबिस मॉडल हम इसको कहते हैं, जहां पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस पर बहुत ज्यादा बल दिया गया था। आज के डेट में जितने भी बड़े पीएसयूज आप देखते हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 1956 से ही होती है। तो यहां पर स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन था। प्रोटेक्शनिज्म का जमाना था। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब हुआ कि हम बहुत ज्यादा ओपन नहीं थे बाहर के देशों के साथ, बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं होता था। और इसी को देखकर 1956 में अगर आप देखोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है। उतना बड़ा नहीं हुआ था 1991 के जितना बड़ा, लेकिन स्टिल 1956 में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है। और यहां पर फाइनली जाकर हम चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखिए जीडीपी पर कैपिटा के टर्म में, देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि पूरे वीडियो में हम जीडीपी पर कैपिटा और जीडीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लो जीडीपी का अर्थ क्या होता है। सिंपली कि एक साल के अंदर हमने कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, उसकी वैल्यू क्या है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। तो यहां पर सपोज मैं कहता हूं भारत में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख क्या बन जाएगा,
ये जीडीपी बन जाएगा। और इसी को अगर हम कन्वर्ट करें जीडीपी पर कैपिटा में, तो पर कैपिटा के लिए हमें इसको डिवाइड करना होता है पॉपुलेशन से। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं हमारे देश की पॉपुलेशन 10,000 है, तो अब आप बताइए मुझे यहां पर जीडीपी पर कैपिटा कितना निकल कर आएगा? ये निकल कर आएगा 10 रुपीस। ये आपका जीडीपी पर कैपिटा हो गया। तो यहीं पर अगर आप देखिए तो जो जीडीपी पर कैपिटा थी हमारी 1950 में, आजादी के जस्ट बाद अगर आप देखोगे, ये था हमारा $841। और साथ में जो ओवरऑल जीडीपी है, जो टोटल जो वैल्यू है जीडीपी की, वो हमारी ग्रो कर रही थी 4% के हिसाब से। और जीडीपी पर कैपिटा, ये जो पहला वाला फेज है 1950 से लेकर 1965 के बीच में, यहां पर हमारा जीडीपी पर कैपिटा ग्रो कर रहा था 2% के हिसाब से। क्योंकि आपको ध्यान रखना है यहां पर ओवरऑल जीडीपी 4% से ग्रो कर रही है, लेकिन आपको पता है पॉपुलेशन भी तो हमारी ग्रो कर रही थी, और पॉपुलेशन की रफ्तार हमारा 2% के हिसाब से था। तो जितना भी जीडीपी में बढ़ोतरी होती है परसेंटेज में, अगर आप उसको पॉपुलेशन की ग्रोथ से हटा दोगे तो ये आपका ग्रोथ निकल आएगा जीडीपी पर कैपिटा का। तो 1950-65 के बीच में 15 साल के बीच में हमने 2% के हिसाब से इजाफा किया। हर साल 2% का इंक्रीज होता था जीडीपी पर कैपिटा में। और 1950 में ये था $841, और आगे चलकर 1965 में अगर आप देखोगे तो ये हो गया था $1134। तो इस तरह से ये ग्रो हुआ। लेकिन अब हम आते हैं सेकेंड फेज में। ये था इंदिरा गांधी का समय, आपको पता है 1965 से लेकर 1984। और यहां पर जो आर्टिकल जिन्होंने लिखा है, जो राइटर है, उन्होंने इसको इकोनॉमिक डिजास्टर बताया। क्यों बताया इकोनॉमिक डिजास्टर? कि ये जो पूरा पीरियड था दोस्तों, यहां पर हमें नेगेटिव पर कैपिटा ग्रोथ देखने को मिलती है। जी हां, मैंने अभी आपको क्या बताया कि 1950 में पर कैपिटा जीडीपी $841 था, तो नेहरूवियन टाइम में यह बढ़कर हो गया $1134 1965 तक। और 1965 के बाद से जब से इंदिरा गांधी ने संभाला, आप देख सकते हो 1984 तक जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तब तक जो जीडीपी पर कैपिटा है ये आ जाता है हमारा $1041। कहने का मतलब जीडीपी पर कैपिटा हमें नेगेटिव ग्रोथ देख के गया है। तो ये एक इकोनॉमिक डिजास्टर की वजह से था। और इसका मेन कारण क्या था, यहां पर राइटर के द्वारा बताया जाता है कि जो स्टेट कंट्रोल था पूरे इकोनॉमी के ऊपर, वो बहुत ज्यादा होता था। नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, आपने देखा होगा बैंकिंग इंडस्ट्री का, बैंकिंग का पूरा नेशनलाइजेशन किया गया। हर एक चीज को सरकारी बनाने की कोशिश की गई। जो पूरी इकोनॉमी था, ट्रेड था, उसको क्लोज रखने की कोशिश की गई। यहां पर टैरिफ लगाए गए, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए गए, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे देश के अंदर, वो बहुत ज्यादा वीक होते चले गए। तो जो पूरा इंदिरा गांधी का समय था वो एक तरह से इकोनॉमिक डिजास्टर की तरह था। और आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर हमें नेगेटिव पर कैपिटा जीडीपी यहां पर देखने को मिलती है। दूसरा, फिर हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड फेज के अंदर। थर्ड फेज यहां पर डिवाइड किया गया है फॉर राजीव गांधी जी का जो सरकार था 1984 से लेकर 1991 के बीच में, ये थर्ड फेज में देखा गया। थर्ड फेज में बताया गया कि यहां पर जो पहला राउंड ऑफ रिफॉर्म है, क्योंकि 1991 में जाकर तो हमने काफी अच्छे से रिफॉर्म्स को अपनाया, लेकिन जो रिफॉर्म है दोस्तों वो पहले से ही स्टार्ट हो गए थे, राजीव गांधी के समय ही स्टार्ट हो गए थे। कई सारे जो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट थे उसको लिबरलाइज किया गया, जो इंडस्ट्रीज थे उसको डी लाइसेंसिंग करने की कोशिश की गई। और इसको अगर आप देखोगे तो इसकी वजह से जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे हमारा रफ्तार लेने लगा इंदिरा गांधी जी के बाद से। तो यहां पर अगर हम देखें पर कैपिटा जीडीपी का जो ग्रोथ है दोस्तों, इन 6-7 वर्षों में ये 3.1% के हिसाब से ग्रो किया। ओवरऑल जीडीपी हमारी 5.2% से ग्रो की, लेकिन अगर हम इसमें से पॉपुलेशन की ग्रोथ को माइनस कर देंगे तो हमारा जीडीपी पर कैपिटा निकल आएगा। तो ये 3.1% से ग्रो होने लगा। और फाइनली जाकर जो फोर्थ पीरियड है, दैट इज 1991 से लेकर 2004, इसके बीच में आपको पता है जो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार है और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार है वो इसके अंदर थी। और इसको बोला गया एक तरह से लिबरलाइजेशन फेज। यहां पर भारत ने काफी बड़े और काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, जैसे कि पूरी तरह से जो लाइसेंसिंग का सिस्टम है काफी बड़ी मात्रा में उसको हटाया गया। जो इंदिरा गांधी सरकार में टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए गए थे ट्रेड के ऊपर, उसको हटाने की कोशिश की गई। और इसके अलावा यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो एनुअल पर कैपिटा जीडीपी है, आप देख सकते हो 4.9% के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिलता है। तो काफी अच्छा हम यहां पर धीरे धीरे अचीव करने लगे। 1991 के बाद से 2004 तक जो हमारा ग्रोथ का पीरियड है वो धीरे धीरे टेक ऑफ करने लग गया। और इस पूरे पीरियड को एक तरह से रिफॉर्म कंसोलिडेशन पीरियड भी कहा जाता है। और फाइनली जाकर हम आते हैं यहां पर अपने फिफ्थ फेज में। और ये फिफ्थ फेज दोस्तों 2004 से लेकर 2015 तक के बीच का बताया गया। और यहां पर बोला गया कि ये फास्टर ग्रोथ
का पूरा फेज था, क्योंकि यहां पर हमने लार्ज इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगर आप इन पूरे 10-15 सालों का पूरा आंकड़ा देखोगे इस पूरे पीरियड में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इनफैक्ट 2015 के बाद भी अभी भी आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है, रोड के डेवलपमेंट को लेकर। और इसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर जो ग्रोथ है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। 2004 से 15 के बीच में बताया गया कि 7.7% पर कैपिटा जीडीपी का ग्रोथ हुआ है, अभी तक का सबसे हाईएस्ट, क्योंकि रिफॉर्म पीरियड में यहां पर आप देख सकते हो 4.9% का ग्रोथ हुआ। लेकिन इसका जो हमें फ्रूट है वो एक तरह से आप कह सकते हो यहां पर भी देखने को मिला, और 7.7% की ग्रोथ है। ओवरऑल जीडीपी का अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 9% के एवरेज के ग्रोथ के हिसाब से हम ग्रो किए थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ माइनस करते हैं तो पर कैपिटा जीडीपी की ग्रोथ आती है। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो ग्रोथ का रफ्तार है उसमें एक बहुत बड़ा कारण था कि जो हमने इन्वेस्टमेंट मॉडल अपनाया था वो हमने स्टार्ट किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी जो मॉडल अपनाया, उसकी वजह से काफी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसका एक कॉस्ट भी है, देश को एक इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, और वो आज के दोस्तों, आज अक्सर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं, आपने सुना होगा एनपीए के बारे में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए, अक्सर हम इसकी बात करते हैं, इजंट इट। तो यहां पर क्या हुआ था कि काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, फाइनेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया बैंकों के द्वारा, क्रेडिट काफी सारे दिए जा रहे थे, लिक्विडिटी बढ़ती जा रही थी मार्केट के अंदर। लेकिन अचानक से क्या होता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, और हमें धीरे धीरे क्या लगता है कि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे वो स्टॉल्ड होने लगे। कई सारे प्रोजेक्ट थे, एयरपोर्ट हो गया, कई सारी चीजें थी जो कि धीरे धीरे रुक गई, और यहां पर जितने भी बैंकों ने पैसा दिया था उनका पैसा एक तरह से एनपीए में कन्वर्ट होने लग गया। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट था, ये जो पूरा 10-12 साल का पूरा पीरियड की हम बात कर रहे हैं, फिफ्थ फेज की। तो ये फिफ्थ फेज है दोस्तों। यहां तक हमारा देश का जो पूरा इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो कैसा रहा आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों इसको कंपेयर करेंगे पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ। देखिए, अगर आप देखोगे पाकिस्तान और भारत जब आजाद हुए थे तो पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी भारत से कहीं ज्यादा अच्छा था। मैंने अभी आपको क्या बताया, 1950 में भारत की पर कैपिटा जीडीपी $841 के आसपास थी, लेकिन पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी आप देख सकते हो $1268। जी हां, ये 50% ज्यादा थी भारत से। लेकिन क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ नेहरू जी के समय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने के कारण हमें ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने का कारण वहां पर एक तरह से जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाया। और इसकी वजह से 1960 आते आते, इन 10 सालों में आते आते जो गैप है, जो कि 50% हुआ करता था 1950 में, ये अब रिड्यूस होकर जस्ट 15% रह गया। मतलब कि भारत ने अच्छा किया पाकिस्तान के कंपैरिजन में। लेकिन अब देखिए अब क्या होता है, मैंने आपको अभी अभी बताया 1964 के बाद से इंदिरा गांधी का समय आता है, और उसके बाद से भारत स्टैग्नेशन की तरफ चला जाता है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की तरफ चला जाता है। हमें नेगेटिव पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलती है। और यहां पर दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखोगे तो जो अयूब खान का पूरा रूल था इस पूरे दौरान में, उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया फंड करने के लिए। जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वो काफी तेजी से होने लगी। और इसका परिणाम क्या हुआ, एक तरफ भारत की नेगेटिव पर कैपिटा जीडीपी हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो 1984 आते आते ये बेसिकली डबल का गैप हो गया। भारत का लगभग, मैंने आपको क्या बताया, $1000 के आसपास था पर कैपिटा जीडीपी, उसके मुकाबले पाकिस्तान का जो पर कैपिटा जीडीपी है दोस्तों वो ऑलमोस्ट डबल था भारत के मुकाबले। आप देख सकते हैं 1960 में ये 15% का ही गैप था, लेकिन यहां पर ऑलमोस्ट 100% का गैप हमें देखने को मिलता है, जो कि भारत के लिए काफी बुरी खबर थी। लेकिन अब 1984 के बाद से चीजें चेंज होने लगती हैं। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि राजीव गांधी के समय से हमने रिफॉर्म लाना स्टार्ट किया, और उसकी वजह से भारत यहां पर रिफॉर्म पीरियड में चला गया और हम काफी तेजी से प्रोग्रेस करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, मिलिट्री रिजीम आ जाता है जियाउल हक का। 1980 से यहां पर इस्लामिक नेशनलिज्म की तरफ चला जाता है पाकिस्तान, और उसकी जीडीपी बहुत तेजी से कोलैप्स करती है, और दोनों के बीच में जो इनकम गैप है वो काफी नैरो हो जाता है। और फाइनली जाकर 2010 में भारत ने पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी को ओवरटेक कर लिया। जी हां, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 2010 की ही बात है जब भारत ने पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी को हमने टेक ओवर कर लिया था। और ये करने में हमें करीब 25 साल लग गए। 1985 के पहले जो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो इकोनॉमिक डिजास्टर किया गया था, यहां पर इनवर्ड लुकिंग, एंटी इंडस्ट्री, एंटी ट्रेड, एंटी फॉरेन कैपिटल जैसे चीजों को अपनाया गया था इंदिरा गांधी जी के समय, उसको फाइनली जाकर कंट्रोल करने में, सही करने में
करीब 25 साल लग जाते हैं और फाइनली जाकर 2010 में भारत जो है पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी को ओवरटेक कर लेता है। तो आई होप दोस्तों यहां तक सब कुछ अब आपको समझ में आ गया होगा कि लगभग शॉर्ट में कि जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है पाकिस्तान और भारत की वो कैसी रही है। अगर मैं आपको जल्दी से बताऊं तो आप देख सकते हो कि आजादी के बाद क्या था, 1950 के समय, यहां पर 1950 के समय अगर ये पाकिस्तान है यहां पर, तो भारत यहां पर था, 50% का गैप था। लेकिन नेहरू जी के जमाने में धीरे धीरे क्या होता है कि पाकिस्तान की जीडीपी का थोड़ी सी वो होती है और भारत की बढ़ती जाती है, तो 15% का गैप रह जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि इंदिरा गांधी जी का समय आता है और फिर यहां 1984 तक अगर आप देखोगे तो भारत की जीडीपी फिसलते जाती है, लेकिन पाकिस्तान ग्रो होता है और डबल का गैप हो जाता है दोनों के बीच में। लेकिन 1984 के बाद से चीजें चेंज होने लगती हैं और फाइनली 2010 के समय 2010 के समय हम ओवरटेक कर लेते हैं और आज हम इसको पाकिस्तान को अच्छे से ओवरटेक किए हैं। तो हमें सीख क्या मिलती है इससे? हमने ये समझ तो लिया सब कुछ चीजें, लेकिन सीख क्या मिलती है? आगे आने वाले फ्यूचर में हमें क्या चीजें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो समझने की जरूरत है। तो सबसे पहला जो टेक है इसमें दोस्तों वो है कि यहां पर हमें ट्रेड के लिए ओपन होना चाहिए, प्राइवेट एंटरप्राइज से भागना नहीं चाहिए। ये बेसिकली हमारे ग्रोथ के लिए पॉजिटिव खबर लाते हैं। यहां पर क्या होता है कि जो ओवरऑल आपकी इनइक्वालिटी अगर आप देखोगे तो ये तो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन क्या हमें अभी इसके ऊपर फोकस करना चाहिए या फिर हमें यह देखना चाहिए कि किस तरह से जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको हम पहले बाहर निकाल सकें? तो एक क्रिटिसिज्म ये होता है यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ का यूजुअली कि इनइक्वालिटी बढ़ती है, लेकिन आप खुद सोच के देखो हमें अभी इनइक्वालिटी सोचना है या फिर जो लोगों के पास कुछ भी नहीं है उसको हमें वापस निकालने की जरूरत है, हमें उनको पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाने की जरूरत है ताकि वो सक्षम बन सके अभी के लिए। और ये तभी हो पाएगा जब हम प्राइवेट एंटरप्राइज ओपन जो ट्रेड है उसके ऊपर ओपन रखेंगे। दूसरा यहां पर यह बताया गया राइटर के द्वारा कि ये जो एक्सप्लॉयटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वो ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है। यूजुअली कई बार हमें यह सुनने को मिलता है कि यहां पर चाइना में देखिए अथॉरिटेरियन रेजिम है, इस तरह की चीजें हैं तो वो लोग अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान का एग्जांपल देख के देखो, जियाउल हक के समय से आप देख सकते हो 1984 में किस तरह से ब्लंडर किया पाकिस्तान ने और आज इसका क्या परिणाम है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक्सप्लॉयटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम हमें बेटर ग्रोथ देगा। इसके अलावा यहां पर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की बात कही गई, तो जियाउल हक के समय 1984 के बाद से जिस तरह से इस्लामिक नेशनलिज्म को अपनाया गया था उसको वो बेसिकली पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को उसको डुबा दिया। तो आप कह सकते हो कि जो सोशियो इकोनॉमिक सराउंडिंग है वो हमारा रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आप देख सकते हो जो इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, लेट मी टेल यू, अगर किसी भी देश में उनके पास किसी प्रकार का नेचुरल रिसोर्स हो ना हो, चाहे क्रूड ऑयल है नहीं है, कोल है नहीं है, कोई बात नहीं, अगर उस देश के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है अगर वो मजबूत हैं वो उस देश के लिए सबसे बड़ा रिसोर्स का काम कर सकते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन मजबूत हैं तो वो देश की इकोनॉमी को काफी तेजी से आगे ले जा सकते हैं। तो हमें इंस्टीट्यूशन को कमजोर नहीं करना चाहिए, उनको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। कोई पर्सन रहे ना रहे, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है वो हमेशा रहना चाहिए, तभी हमारा देश या कोई भी देश आगे बढ़ सकता है। और यही बेसिकली हम सीख सकते हैं भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री से। आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफी कुछ जानने को मिला होगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी नवीद। मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ ही आजाद हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तो शुरू में थोड़ी बहुत मेहनत की, लेकिन आज अगर बात की जाए तो पाकिस्तान वहीं खड़ा है। हाँ, और इसी के ऑपोजिट अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। उन्होंने मेहनत की है और उनकी मेहनत का ये नतीजा है जो उनके पॉलिसी मेकर हैं, जो उनको लीड कर रहे हैं, उन्होंने बेहतरीन डिसीजन लिए। जिस तरह तारीख में ये जो एक इकोनॉमिक हिस्ट्री थी, इसको जो आपने देखा स्टडी IQ बहुत ही अच्छा बेहतरीन यूट्यूब चैनल है जहाँ पे एजुकेशन अवेयरनेस जो है पॉजिटिव वे में दी जाती है। बहुत ही अच्छा इंडियन यूट्यूब चैनल है और यकीन माने अंकित जी की ये वीडियोस हम अक्सर देखते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस तरह उन्होंने कहा ना कि यहाँ पे हमें सीखने को क्या मिलेगा, ठीक है, ओपन ट्रेड की बात की गई, ठीक है, ओपन ट्रेड वो कह रहे हैं इसको प्रमोट करने की जरूरत है और इससे होगा क्या, ठीक है, जो सीखने वाली बात है वही ट्राई कर लेते हैं। एज अ बलोच कपल हम जब से इंडिया पे रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं, आपसे बस इतनी गुजारिश है, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं हमारी वीडियो को लाइक किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी करें और अपने ग्रुप्स में हमारी वीडियोस को जरूर शेयर किया करें। तो ओपन ट्रेड ये जरूरी है लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी की ये जो फास्टेस्ट यानी कि रैपिडली इनक्रेडिबल इमर्जिंग जो टेन्योर है
नरेंद्र मोदी जी का जो इंडिया को सही मानों में बेहतरीन तरीके से जो है दुनिया के सामने एक बेहतरीन इकोनॉमी की सूरत में उभार रहा है, इसमें ओपन ट्रेड और लोगों को गुर्बत से निकालने पर काफी जोर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, तो यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया ने उस वक्त जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन फेज से जिस तरह से उन्होंने अपने आप में तब्दीलियां लाई, उन तब्दीलियों का, उन पॉलिसियों का जो फ्रूट है, ठीक है, फल है, वो आज इंडिया को मिल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने बस एक तो हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रही। ठीक है, वीडियो में बिल्कुल ठीक कहा गया, शुरू से ही पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का अनस्टेबिलिटी का शिकार है। आज देख लें पाकिस्तानी आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, इवन के महंगाई का तूफान इतना है कि मजदूर जो है वो जिंदगी मतलब एक टाइम की खा रहा है, दूसरे टाइम की उसे खाने को नहीं मिलती। तो ये सारी बातें जो है ना एक कौम के लिए बड़ी संजीदा होती है। ठीक है, यहाँ पर क्रेडिट जाता है इंडियन कौम को, उन्होंने मेहनत भी की है, उनके लीडर्स काम भी ठीक कर रहे हैं। आज ये प्रैक्टिकल है, देखें बात वो रिजल्ट वो जो सामने नजर आए। इंडिया इस वक्त इकोनॉमीज के टॉप 20 में भी नहीं आता और इंडिया दुनिया की 5वीं बेहतरीन इकोनॉमी है, 4थी बेहतरीन इकोनॉमी बनने जा रहा है। और जो विजन है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपके सामने ये फिर से मैं डिस्कस करता चलूं, जो विजन है नरेंद्र मोदी जी का, जो पूरी कौम का कि 2030 से पहले पहले इंडिया को दुनिया की तीसरी बेहतरीन ताकत बनाना, उस पर इंडिया बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। और उस क्योंकि एक तो ओपन ट्रेड है, ठीक है, बहुत बेहतरीन पॉलिसीज बनाई गई हैं नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से, पॉलिसी मेकर्स की तरफ से। ठीक है, इन्वेस्ट इन इंडिया, मेड इन इंडिया और स्मार्ट इंडिया के विजन के ऊपर इंडिया बहुत जल्द दुनिया की एक बेहतरीन ताकत बनता हुआ, मैं तो समझता हूं कि इंडिया बहुत जल्द दुनिया की तीसरी ताकत, इसमें कोई शक नहीं, 2030 से पहले पहले बनने जा रहा है। और उसकी एक वजह क्योंकि इंडिया के अंदर ग्रोथ भी नजर आ रही है, मेहनत नजर आ रही है, जिस तरह इंडिया स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पे लगा हुआ है। ठीक है, ओपन ट्रेड है, लोगों को गुर्बत से निकाल रहा है। ठीक है, इकोनॉमी आए दिन बेहतरी की तरफ जा रही है। तो इट मीन्स कि इंडिया को दुनिया की तीसरी बेहतरीन ताकत बनने से बहुत ज्यादा कोई नहीं रोक सकता। और जो ट्रेड है, ठीक है, क्योंकि बात ट्रेड की हो रही है, इकोनॉमी हो, ट्रेड की बात ना हो, चाइना जैसे मुल्क को अब कोई अगर सही मानों में कंपटीशन कर सकता है, मुकाबला कर सकता है चाइना का, तो वो इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया की मार्केट जो है इतनी तेजी से एक्सपेंड कर रही है कि चाइना की जो मार्केट है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये एक विक्ट्री साइन है इंडिया के लिए। और उम्मीद करते हैं हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ बलोच कपल आपको जरूर पसंद आया होगा। आई होप आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।